नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है कठोर पिता। इलाहाबाद का गंगा घाट, जहाँ बहुत कोई अपने स्वर्गीय परिजनों का क्रियाकर्म कर रहे थे, उन्हीं में बैठा विवेक अपने स्वर्गीय पिता का क्रियाकर्म कर रहा था। तभी वहीं बैठा एक ब्राह्मण कहता है, जजमान, जिनका स्वर्गवास हुआ है, उनके नाम से कोई दान दक्षिणा तो कीजिए। उस ब्राह्मण की आवाज सुनकर विवेक चौंका, और जब वह उसका चेहरा देखा तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस पिता का वह श्राद्ध कर रहा था वह उसके सामने ही थे। पर कैसे? क्या यह सच था या विवेक का भ्रम था? आइए जानते हैं। अरे बेटा, कितने दिनों के लिए आया है यहाँ? कम से कम 1 महीना तो रहेगा ना? 2 साल बाद आया है। आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। विदेश जाकर अपने माता पिता को ही भूल गया। आशा जी ने अपने बेटे विवेक से कहा, माँ, अब काम ही इतना होता है कि बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। नाश्ते के समय दोपहर का खाना खाता हूँ और फिर सीधा रात का खाना खा पाता हूँ। पता ही नहीं चलता कब सुबह से रात हो गई। बेटा, तो अब अपनी शादी का कुछ सोचा है? उम्र तो हो गई है, और कितनी देर करेगा? विवेक के पापा सुरेश जी ने कहा, पापा, दरअसल इसी के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। मतलब, जरा साफ साफ बोल बेटा। पापा, एफबी पर एक लड़की से मिला हूँ और वह बनारस की रहने वाली है। उसी से शादी करना चाहता हूँ, और कल वह अपने परिवार के साथ यहाँ आ रही है। हाँ, यह एफबी क्या होता है? वहाँ से लड़की कैसे मिलती है? भला क्या वहाँ लड़के लड़कियां एक दूसरे को देख भी लेते हैं? आशा जी ने सवालिया नजरों से अपने बेटे से पूछा। तो तू यहाँ बस शादी के लिए आए हो, और हम बेवकूफ समझ रहे थे कि हमसे मिलने आया है। पर बेटा, एक बात बता, आजकल यह ऑनलाइन पर भरोसा कैसे कर सकते हो? पता नहीं कैसे करें। पर यह सब क्या है? जरा मुझे भी तो बताइए ना, आशा जी ने कहा। अरे आशा, यह फोन पर एक दूसरे से बिना मिले बातें करते हैं, और जो उन्होंने वह लिखा होता है वही देखकर विवेक जैसे लोग फंस जाते हैं। बेटा, तू इतने सालों से बाहर रहकर भी दुनियादारी को समझ नहीं पाया? पापा, मैं सब पता कर लिया हूँ। शीतल और उसका परिवार बहुत ही अच्छे हैं, और प्लीज उनके सामने कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना। मैं अभी जाता हूँ। उनके लिए होटल का इंतजाम करना है, क्योंकि दिल्ली से वह यहाँ आएंगे। इलाहाबाद तो कम से कम कुछ दिनों तक तो रहेंगे ही। इससे हम उन्हें जानने का भी मौका मिल जाएगा। उसके बाद शीतल आ जाती है। उसके घर वाले और शीतल दोनों ही सुरेश और आशा जी को बहुत अच्छे लगते हैं, और उनका चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। शादी के बाद विवेक कहता है, पापा, अब मैं और शीतल दिल्ली में ही शिफ्ट होने को सोच रहे हैं। पर तुम्हारे विदेश की नौकरी, वहाँ क्या होगा? सुरेश जी ने कहा, मुझे दिल्ली में भी अच्छी नौकरी मिल गई है, तो अब मैं वहीं नौकरी करूंगा। विवेक के इतना कहते ही आशा जी कहती हैं, अच्छा है, कम से कम अब हम जब चाहेंगे अपने बेटे से मिल तो सकेंगे, वरना इतनी दूर चला गया था कि मिलने के लिए आंखें तरस जाती थी। मेरी बहू के कदम बड़े ही शुभ हैं। इसके आते ही मुझे मेरा बेटा मिल गया। उसके बाद विवेक दिल्ली में शीतल के साथ रहने लगता है। कुछ महीनों बाद सुरेश जी विवेक को फोन पर कहते हैं, बेटा, पहले तो हमें विदेश में रहकर भी दिन में एक बार तो फोन कर ही लेता था, पर अब तो यहाँ रहकर भी 3-4 दिनों में भी फोन नहीं करता। हम तुझे नहीं करते, क्योंकि पता नहीं तू कब बिजी रहेगा, पर तेरे फोन का इंतजार तो हम करते रहते हैं। बेटा, बहू भी हमें कॉल नहीं करती है। ओहो पापा, हमारे पास आप लोगों के कॉल करने के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। दिन भर थके हारे होते हैं। आप लोगों की तरह फालतू में नहीं बैठे रहते हैं। इसे फोन लगाया, उससे बात किया, यूं ही पूरा दिन निकाल लेते हैं आप लोग। यह कैसी बात कर रहा है तू बेटा? हम तुझे कॉल करने को ही तो कह रहे हैं। बेटा, तू जानता है, अब मैं रिटायर हो गया हूँ, फिर भी मुझसे कभी हमारे खर्च का नहीं कहता। जो वृद्धा पेंशन हमें मिलती है उसी से चला रहा हूँ। सुरेश जी ने कहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप खर्च न मांग कर हम पर एहसान कर रहे हैं। पेंशन है तो इसी पर चलाइए। मैं कोई करोड़ों रुपया नहीं कमाता जो आप लोगों को बांटता चलूं। यहाँ मेरे खुद के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, आप अपने ही सुना रहे हैं। अब फोन रखिए, मुझे बहुत सारे काम हैं। यह कहकर विवेक फोन रख देता है। सुरेश जी उदास हो जाते हैं, और उन्हें आशा जी कहती हैं कि सुनिए जी, उसकी बातों का बुरा मत मानिए। वह इतने महंगे शहर में रहता है,
कौन जाने सच में उसके बहुत खर्चे होंगे। हम तो यहाँ आराम से रह रहे हैं, पर आशा, हम भी तो बूढ़े हो गए हैं, तो सहारा हमें भी तो चाहिए होगा ना। कहाँ उसे हमें अपने पास रखना चाहिए, और कहाँ वह हमें एक तरफ कर अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गया है। चलो जैसा उसे ठीक लगे, सुरेश जी ने कहा। ऐसे ही दिन धीरे धीरे बीतने लगे और आशा जी बीमार पड़ गईं। उन्होंने ऐसा खाट पकड़ा कि फिर कभी न उठी। उनके इलाज में सुरेश जी सारी जमा पूंजी भी लगा दिए। कितनी बार विवेक से पैसों के लिए कहा, पर उसने सीधा सीधा मना कर दिया। इधर आशा जी की मौत हो जाती है और उधर सुरेश जी भी अपना मन सख्त कर लेते हैं, और ना तो कभी विवेक को कॉल करते हैं और ना ही विवेक उन्हें कॉल करता है। वह अपने पापा को बिल्कुल भी भूल गया, कभी उसकी खबर भी नहीं लेता। एक दिन विवेक शीतल से कहता है, शीतल, पापा कॉल नहीं करते, कहीं मरमरा तो नहीं गए? अरे मर गए होंगे तो वह घर तो बेचना पड़ेगा ना। वैसे उनके पास उस घर के सिवा है ही क्या। मैं क्या सोच रहा हूँ, एक बार चलें क्या इलाहाबाद? पर कहीं पापा ने हमें घर में आने से मना कर दिया, क्योंकि मम्मी के अंतिम संस्कार में भी हम नहीं गए थे। अब जाकर क्या कहेंगे उनसे? अपनी तबीयत का बहाना बना दूंगा, पर इस तरह से उस घर को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। पता है, गंगा के किनारे होने से उस घर की कीमत कितनी है? अगर उस घर को हमने बेच दिया तो यहाँ एक बड़ा सा फ्लैट लेकर के रह सकते हैं। विवेक इलाहाबाद जाने की योजना बना ही रहा था कि अचानक एक सुबह उसके घर के दरवाजे की बेल बजी। जब शीतल ने दरवाजा खोला तो सुरेश जी अपना बैग लिए खड़े हैं। उन्हें देखकर शीतल चौंकते हुए बोली, पापा आप? इतने में विवेक पीछे से आकर कहता, अरे पापा, आप ऐसे अचानक, खबर भी नहीं किया? क्या खबर करता? तूने तो अब मेरी खबर लेनी ही छोड़ दी, इसलिए सोचा मैं खुद ही तेरी खबर लेने आ जाता हूँ। बेटा मैं अकेले अब नहीं रह सकता, पहले तो तेरी माँ थी, इसलिए सोचा यहाँ चला आऊं। इससे पहले सुरेश जी अपनी बात खत्म करते, विवेक कहता है, हाँ ठीक है, आप यहाँ रहिए, अंदर आइए। शीतल विवेक को एक इशारा कर किनारे आने को कहता है, और फिर वह विवेक से कहती है कि क्या है, यह सब क्या है? यह हमारे साथ रहेंगे? मैं कह देती हूँ, मुझे इनसे इनकी सेवा नहीं होगी। अरे समझो, अभी हम इनके पास जाने ही वाले थे और यही आ गए। हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ ना। अब इसे इलाहाबाद वाला घर भी अपने नाम करवा लेंगे, क्योंकि यह अभी मजबूर और बेसहारा हैं, तो इनका पूरा फायदा उठाएंगे। तुम घर के सारे काम इनसे करवाना और बदले में 2 रोटी खिला देना। इसे कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू। विवेक ने कहा, ठीक है, यह तो समझ आ गया कि इनसे घर का काम लेना है, पर यह हमारे नाम कैसे करेंगे? करना तो चाहेंगे ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं इनसे कह के कागजात पर साइन करवाऊंगा? अरे उसके लिए भी मेरे पास प्लान है। तू बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करती जाना, विवेक ने कहा। उसके बाद शीतल पूरी तैयार हो जाती है सुरेश जी को काम पर लगाने की। एक दिन शीतल सुरेश जी से कहती है, पापा यूं खाली बैठे रहने से अच्छा है, रसोई में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, वह जाकर धो लीजिए, और उसके बाद कपड़े भी धोने हैं। पर बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं इतना सारा काम कैसे करूंगा? सुरेश जी ने कहा, अरे आपके खर्च उठाने के लिए ही आपके बेटे ने दीनू काका की छुट्टी कर दी है, ताकि उस खर्च से आपका खर्च चला सकें, और यहाँ आपके नखरे खत्म ही नहीं होते हैं। देखिए पापा, हमने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है, यहाँ रहने हैं तो घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है बहू, मैं जाता हूँ। इसके बाद सुरेश जी सारे काम खत्म करके आते हैं। एक रोज सुरेश जी घर में झाड़ू लगा रहे थे, तभी विवेक वहां से गुजरा, जिसे झाड़ू से इकट्ठी हुई धूल बिखर जाती है। इस पर सुरेश जी से माफी मांगने की जगह उन पर विवेक भड़क उठा और कहने लगा, पापा घर में नरक मचा रखा है आपने। ऑफिस के लिए निकल रहा था, पूरा मूड खराब कर दिया। आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए कपड़ा लाकर मेरे जूते साफ कीजिए, पता नहीं कब यह आफत मेरे सर से टलेगा। सुरेश जी दौड़कर कपड़ा लाते हैं और विवेक उनके घुटने पर अपने जूते रख देता है। सुरेश जी की आंखों से आंसू आ गए और यह सोचने लगे कि ऐसे बच्चों से तो बे औलाद होना ही अच्छा है। विवेक के चले जाने के बाद शीतल कहती है, अरे आप शुक्र मनाइए हमारा, जो रहने और खाने को दे रहे हैं, वरना तो सड़क पर इतने ठाट कहाँ से ला पाते। चलिए, बहुत समय खराब कर लिया, अब जो कहा है वह करिए।
शीतल कहकर अपने कमरे में चली गई। सुरेश जी सब काम से थक कर जैसे ही खाना खाने बैठते हैं, शीतल उन्हें कोई न कोई काम दे देती है। सुरेश जी की तो ना नींद पूरी होती है और ना ही आराम ही नसीब होता है। उन्हें तो खाना भी भरपेट नहीं मिलता। एक दिन सुरेश जी को विवेक कहता है, पापा आप यहीं रहते हैं तो इलाहाबाद वाले घर का देखभाल भी नहीं हो पाता, तो क्यों ना उस घर को बेच दें ताकि हम यहाँ बड़ा सा फ्लैट लेकर एक साथ रह सकें। वो बेटा क्या है ना, मैं यहाँ आने के बाद घर के कामों में इतना उलझ गया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना ही भूल गया। वह तुम्हारे नाना ने कुछ पैसे तुम्हारे माँ के नाम पर फिक्स कर रखे थे, जिसका नॉमिनी उसने मुझे बना रखा था। अब तुम्हारी माँ तो रही नहीं, इसलिए वह पैसे भी हमारे हैं। इलाहाबाद वाले घर की मरम्मत में लगाना चाहता हूँ, पर यह कागजी कार्रवाई मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उन पैसों को मैं तुम्हें सौंप दूं, ताकि उसकी जिम्मेदारी तुम ही उठा सको। सुरेश जी ने कहा। यह सुनकर तो शीतल और विवेक के मन में लड्डू फूटने लगे। उन्होंने सिर्फ इलाहाबाद के घर के बारे में सोचा था, और कहाँ यह ऊपर से पैसे आ रहे हैं। फिर से विवेक पूछता है कि कितने पैसे हैं पापा? यही कोई 10 से 15 लाख रुपए होंगे। सुरेश जी ने कहा, ठीक है, क्या करना है बता दीजिएगा, कहाँ जाना है कल ही चलेंगे। विवेक यह कहकर अपने कमरे में जाता है। पीछे पीछे शीतल भी आती है। तो इस पर विवेक शीतल से कहता है, अरे शीतल, हम तो समझ रहे थे कि यह बुढ़ा हमारे सर का बोझ है, पर यह तो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी निकला। सुनो, अब इससे बदतमीजी मत करना। जब तक यह पैसे और घर हमारे नाम पर ना आ जाते हैं, इनकी बहुत सेवा करना, इनके साथ बदतमीजी नहीं करना। उसके बाद फिर इन्हें हम घर से फेंक देंगे। उसके बाद सुरेश जी के तो आराम ही हो गए। उन्हें समय पर खाना मिलता, पहले जहाँ इतना काम करवाया जाता था, वहीं पर अब एक गिलास पानी तक उन्हें उठाकर नहीं पीना पड़ता था। उनके कोई इच्छा उनके मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती थी। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन सुरेश जी सुबह सुबह अपना बैग लेकर कहीं जाने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं कि तभी विवेक और शीतल उनसे पूछते हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? पापा, आप तो कह रहे थे कल मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाएंगे, वह भी नहीं आए। विवेक के ऐसा पूछने पर सुरेश जी कहते हैं, बेटा कोई पैसे होंगे तब तो आएंगे ना। क्या मतलब आपका? विवेक ने पूछा। बेटा, वह क्या है ना, पैसे तो मेरे पास हैं, और उस दिन जो तुमने मेरे अकाउंट में पैसे देखे थे, वो तेरे नाना के डिपॉजिट नहीं थे। वह तो बस कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ रुकना था, इसलिए यहाँ आया था। पर जब देखा तुम लोगों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, तो मुझे यह तरकीब लगानी पड़ी। सुरेश जी ने कहा, कैसे कैसी तरकीब, और आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? विवेक ने पूछा। बेटा, अपनी माँ के बारे में एक बार भी नहीं पूछता। वह भी जब वह मरड़सैया पर पड़ी थी, तुझे पुकारती रही, उसे देखने तक नहीं आया। ऐसे औलाद के लिए क्या मैं पैसे और घर रखूंगा? कभी हमारी कोई परवाह की है तुमने? तो उसके पास मैं रहने क्यों आऊंगा? दरअसल हमारा घर फिल्म की शूटिंग के लिए कुछ महीनों के लिए दिया था, तो ऐसे में मुझे एक रहने का इंतजाम करना था। हालांकि मुझे काफी पैसे फिल्म वालों ने दिया था, पर मैं उन पैसों से एक घर यहाँ दिल्ली में ही लेना चाहता था। तो मेरे यहाँ आने से दो काम हो गए। एक, कुछ दिनों तक यहाँ मुफ्त में रहने को मिल गया, और दूसरा, यहाँ एक घर भी लेना था, वह भी ले लिया। यह नाना की एफडी वगैरह तो बस तुम लोगों से सेवा लेने की चाल थी, इसलिए तुम लोगों के अत्याचार झेल रहा था, क्योंकि मुझे यह देखना था कि तुम लोग कितने नीचे गिर सकते हो, और तुमने इतना नीचे गिरकर भी दिखा दिया जहाँ से उठना अब नामुमकिन है। उस दिन मैंने तुम दोनों की पूरी योजना सुन ली थी, और तभी मैंने यह योजना बनाई थी। अब मैं चला अपने घर इलाहाबाद। और हाँ, जिन पैसों का घमंड तुम्हें था ना, अब मैं भी उस पैसे पर घमंड करूंगा, क्योंकि दिल्ली में बड़ा घर ले लिया है मैंने, जिसको भाड़े पर चढ़ाऊंगा। और इस गलतफहमी में मत रहना कि मेरे मरने के बाद यह सब तुम लोगों का होगा। मैं सब कुछ दान करके जाऊंगा, पर तुम्हारी जैसी औलाद को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। यह कहकर सुरेश जी चले गए। विवेक को सुरेश जी पर बहुत गुस्सा आया कि पापा ने उसका इस्तेमाल किया और बदले में उसे ठेंगा दिखाकर चले गए। इसलिए उसने एक योजना बनाई, और उसने शीतल से कहा, मैं इस बुढ़े को इसके असली औकात दिखाकर ही रहूंगा। बहुत घमंड हो गया है ना इन्हें अपने पैसों का। मैं भी देखता हूँ किसे दान करेंगे यह अपनी सारी प्रॉपर्टी।
इनका सब कुछ मेरा होगा, मेरा, सिर्फ मेरा। आप जाओ पापा, मैं भी आता हूँ पीछे से। उसके बाद विवेक कुछ टपोरियों को पैसे देकर इलाहाबाद वाले मकान में आग लगवा देता है और वह सुरेश जी के घर के अंदर जाने के बाद ही यह सब कुछ करवाता है। इस हादसे में यह बताकर कि मेरे पिताजी की मौत हो गई, विवेक कुछ रोना धोना करता है और आज सुरेश जी का श्राद्ध कर रहा था इलाहाबाद के गंगा घाट पर। तभी उसे एक ब्राह्मण के रूप में सुरेश जी दिखते हैं, जिन्हें देखकर वह डर कर खड़ा हो जाता है। पापा आप? हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा मुझे मारकर सब कुछ हथिया लोगे? सुरेश जी ने कहा। पर पापा आप जिंदा कैसे हो? वह सब समझा, कोई बहरूपिया हो ना जो मेरे पापा के पैसों पर कब्जा करना चाहते हो, पर जो अपने पिता को जिंदा जला सकता है, तो तुम जैसे एरो गैरो बहरूपिया का तो क्या ही मजाल। अभी भी वक्त है, भाग जाओ यहाँ से, वरना। वरना क्या? मैं तो उस दिन इस घर में था ही नहीं, मैं तो अपने दिल्ली वाले घर पर ही रुक गया था। तेरे यहाँ से निकलने के बाद मैं बीमार पड़ गया, तो हफ्ते भर मैं वहीं था और तभी पता चला कि यहाँ आग लग गई है। मुझे तो यकीन ही था यह काम तेरे सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। पर बेटा तेरा शुक्रिया, जो उस घर को तूने आग लगाया। शूटिंग वालों ने घर का इंश्योरेंस करवा दिया था कि अगर कभी घर को कोई नुकसान पहुंचे तो उसका खर्च वह देंगे। अब वही इंश्योरेंस उस मकान को नया रूप देगा और मेरे घर की मांग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी अब। पर अफसोस, तुझे कोई फायदा नहीं होगा। सुरेश जी ने कहा। उस दिन आप नहीं मरे तो क्या हुआ, आज मरेंगे, और आज तो सीधे गंगा में ही बहा दूंगा आपकी लाश को। पर तो आप मर तो आप पहले से ही गए थे दुनिया के लिए, आज मेरे लिए भी मर जाएंगे। यह कहकर विवेक सुरेश जी को मारने आगे बढ़ ही रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया। और आप लोग इस ढोंगी को पकड़िए जो मेरे पापा बनकर मुझे लूटना चाहते हैं, विवेक ने पुलिस से कहा। कोई फायदा नहीं बेटा, तुम्हारा कबूलनामा है इनके पास, झूठ सच सबको पता है। जाओ अब जेल में बैठकर अपने रिहा होने की दुआ मांगना, और हाँ, दुआ कबूल होगी या नहीं यह बताना बड़ा मुश्किल है। फिर पुलिस विवेक को गिरफ्तार कर लेती है और पिता को मारने के जुर्म में 7 साल की कठोर सजा दिलाती है। ऐसा पिता का ऐसा कठोर फैसला सुनकर अदालत में मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी लोग सुरेश जी से कहते हैं, कोई पिता अपने सगे बेटे के साथ इतना कठोर कैसे हो सकता है? सुरेश जी बोलते हैं, अगर एक बेटा अपने पिता की जान लेने की कोशिश कर सकता है, तो पिता भी कठोर हो सकता है। सुरेश जी भरी अदालत में सभी से विनती करते हैं कि मैं अपने हम उम्र के सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपने बच्चों की ज्यादतियों को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो अपने लिए आवाज़ उठाइए। अगर हम खून पसीना एक करके बच्चे को समाज में जीने के काबिल बना सकते हैं, तो वक्त आने पर उन्हें आईना भी दिखा सकते हैं। सुरेश जी की बात सुनकर पूरी अदालत उनके लिए ताली बजाने लगती है। खुद जज साहब उनका साक्षात प्रणाम करते हैं और बाहर अदालत से निकलते ही पूरी मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं। उनकी बहू बार बार उनसे माफ़ी मांगती है, पर सुरेश जी उन्हें माफ़ नहीं करते हैं। दोस्तों, सुरेश जी ने यह फैसला लेकर सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।